चैप्टर 13 कोवुडू की झोपड़ी में फिर से बंधी हुई और कड़ी सुरक्षा में मेरिम ने रात बीतते और नया दिन आते देखा, लेकिन कोराक की वापसी का इंतजार नहीं किया। उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि वो वापस आएगा और इस बात पर भी कम कि वो उसे आसानी से कैद से आज़ाद कर देगा। उसके लिए कोराक सर्वशक्तिमान से कम नहीं था। वो उसके लिए वह सब कुछ था जो उसकी जंगली दुनिया में सबसे बेहतरीन, मजबूत और सबसे अच्छा था। वो उसकी वीरता पर गर्व करती थी और हमेशा उसके साथ उसके व्यवहार की पहचान रही कोमल विचारशीलता के लिए उसकी पूजा करती थी। उसकी याददाश्त के भीतर किसी और ने उसे कभी वह प्यार और सौम्यता नहीं दी थी जो वह उसे रोजाना देता था। उसके बचपन के ज्यादातर सौम्य गुण अस्तित्व की भयंकर लड़ाई में बहुत पहले ही भूल चुके थे, जिसे रहस्यमय जंगल के रीति रिवाजों ने उस पर थोप दिया था। वह अक्सर कोमल और दयालु होने के बजाय जंगली और खूनी था। जंगल के उसके दूसरे दोस्त उसके स्नेह के किसी कोमल संकेत की उम्मीद नहीं करते थे। वो उनके साथ शिकार करेगा और उनके लिए लड़ेगा, यही काफी था। यदि वह गुर्राता था और अपने लड़ाकू नुकीले दांत दिखाता था जब वे उसके शिकार के फलों पर उसके अविभाज्य अधिकारों का अतिक्रमण करते थे, तो वे उसके प्रति कोई क्रोध महसूस नहीं करते थे, केवल कुशल और योग्य के लिए अधिक सम्मान महसूस करते थे, उसके लिए जो न केवल मार सकता था बल्कि अपने शिकार के मांस की रक्षा भी कर सकता था। लेकिन मेरिम के प्रति उसने हमेशा अपना मानवीय पक्ष अधिक दिखाया। उसने मुख्य रूप से उसके लिए हत्या की। यह मेरिम के पैरों पर था कि वह अपने परिश्रम का फल लाया। यह मेरिम के लिए था कि वह अपने शरीर के पास बैठा रहता था और जो कोई भी उसके बहुत करीब से सूंघने की हिम्मत करता था, उस पर अशुभ रूप से गुर्राता था। जब वह बारिश के अंधेरे दिनों में ठंडा होता था या लंबे समय तक सूखे में प्यासा होता था, तो उसकी बेचैनी सबसे पहले मेरिम के कल्याण के बारे में सोचती थी। जब उसे गर्म कर दिया जाता था, उसकी प्यास बुझ जाती थी, तब वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के मामले में बदल जाता था। उसकी मरियम के सुंदर कंधों से सबसे कोमल खालें शान से गिर रही थीं। सबसे मीठी सुगंधित घासें उसके बॉवर को पंक्तिबद्ध करती थीं, जहां अन्य नर्म, रोएदार खालें उसे पूरे जंगल में सबसे कोमल सोफा बनाती थीं। फिर इसमें क्या आश्चर्य है कि मेरिम कोराक से प्यार करती थी, लेकिन वो उससे वैसे ही प्यार करती थी जैसे एक छोटी बहन अपने बड़े भाई से करती है जो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। अभी तक उसे एक नौकरानी के एक आदमी के प्रति प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए अब जब वो उसका इंतजार कर रही थी, तो वो उसके बारे में और उसके लिए उसके सभी मतलबों के बारे में सपने देख रही थी। उसने उसकी तुलना शेख से की, जो उसका पिता था, और उस सख्त, भूरे बालों वाले बूढ़े अरब के बारे में सोचकर वह कांप उठी। यहाँ तक कि जंगली अश्वेतों ने भी उसके साथ उससे कम कठोरता बरती थी। उनकी भाषा को न समझ पाने के कारण वह यह अनुमान नहीं लगा सकी कि उसे बंदी बनाए रखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। वह जानती थी कि आदमी आदमी को खाता है और उसे उम्मीद थी कि उसे भी खाया जाएगा, लेकिन वह पिछले कुछ समय से उनके साथ थी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वह नहीं जानती थी कि शेख के दूर के गांव में एक धावक को फिरौती के लिए उसके साथ वस्तु विनिमय करने के लिए भेजा गया था। वह नहीं जानती थी, और न ही कोवुडू को, कि धावक कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा था, कि वह जेनसेन और मालबेहन की सफारी में फंस गया था और दूसरे मूल निवासियों से बातूनीपन के साथ उसने 2 स्वीडिश लोगों के काले नौकरों को अपना पूरा मिशन बता दिया था। उन्होंने अपने स्वामियों को इस बात की जानकारी देने में अधिक समय नहीं लगाया था, और परिणाम ये हुआ कि जब धावक अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उनके शिविर से बाहर निकला ही था कि बंदूक की आवाज आए और वह पीठ में गोली लगने के कारण झाड़ियों में बेजान होकर लुढ़क गया। कुछ क्षण बाद मालबेहन वापस शिविर में चला गया, जहां उसने ये बताने के लिए कुछ कष्ट उठाए कि उसने एक बढ़िया हिरन पर निशाना साधा था और चूक गया। स्वीडिश लोग जानते थे कि उनके लोग उनसे नफरत करते हैं, और कोवुडू के खिलाफ कोई भी खुला हमला पहले अवसर पर ही मुखिया तक पहुंच जाएगा। न तो वे बंदूकों या वफादार अनुयायियों में इतने मजबूत थे कि चालाक बूढ़े मुखिया को नाराज करने का जोखिम उठा सकें। इस घटना के बाद बबून और अजीब, सफ़ेद जंगली जानवर से मुठभेड़ हुई, जिसने इंसानों के खिलाफ जानवरों के साथ गठबंधन किया था।
केवल कुशल युद्धाभ्यास और बहुत अधिक शक्ति के व्यय के बल पर ही स्वीडिश लोग क्रोधित वानरों को पीछे हटाने में सक्षम थे, और उसके बाद भी घंटों तक उनके शिविर पर सैकड़ों गुर्राते, चीखते शैतानों ने लगातार घेराव किया। स्वीडिश सैनिकों ने राइफलों के साथ कई बर्बर हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन उनके पास कुशल नेतृत्व की कमी थी, जो उन्हें भयावह दिखने के साथ साथ परिणामों में भी प्रभावी बना सके। बार बार दोनों लोगों को लगा कि उन्होंने जंगल में बबूनों के बीच जंगली बंदर आदमी की चिकनी चमड़ी वाले शरीर को देखा है, और यह विश्वास कि वह उन पर हमला कर सकता है, सबसे अधिक बेचैन करने वाला साबित हुआ। वे उस पर एक साफ गोली चलाने के लिए बहुत कुछ दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने नमूने के नुकसान और उनके प्रति बबूनों के बदसूरत रवैये के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया। यह आदमी वही होगा जिस पर हमने कई साल पहले गोली चलाई थी, मालबेहन ने कहा। उस समय उसके साथ एक गोरिल्ला भी था। क्या तुमने उसे ठीक से देखा, कार्ल? हाँ, जेनसेन ने उत्तर दिया। जब मैंने उस पर गोली चलाई तो वह मुझसे 5 कदम की दूरी पर नहीं था। वो एक बुद्धिमान दिखने वाला यूरोपीय व्यक्ति प्रतीत होता है, और एक लड़के से ज्यादा नहीं। उसके चेहरे या हाव भाव में मूर्खता या पतितता का कोई भाव नहीं है, जैसा कि आमतौर पर ऐसे मामलों में होता है, जहां कोई पागल जंगल में भाग जाता है और गंदगी और नग्नता में रहकर पड़ोस के किसानों के बीच जंगली आदमी की उपाधि प्राप्त करता है। नहीं, यह आदमी अलग किस्म का है, और इसलिए उससे डरना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना मैं उस पर गोली चलाना चाहूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि वह दूर रहे। अगर वह कभी जानबूझकर हमारे खिलाफ हमला करता है, तो अगर हम उसे पहली बार में ही पकड़ने में विफल हो गए, तो मैं अपने मौकों के लिए ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन श्वेत दानव फिर से बबूनों को उनके खिलाफ ले जाने के लिए प्रकट नहीं हुआ, और अंततः क्रोधित जानवर स्वयं जंगल में चले गए, जिससे भयभीत सफारी शांति से रह गई। अगले दिन स्वीडिश लोग कोवुडू के गांव की ओर चल पड़े, ताकि उस श्वेत लड़की को अपने कब्जे में ले सके, जिसके बारे में कोवुडू के धावक ने उन्हें बताया था कि वो मुखिया के गांव में बंदी है। वे अपना लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे, यह उन्हें नहीं पता था। बल का सवाल ही नहीं उठता, हालांकि अगर उनके पास बल होता तो वे इसका इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करते। पिछले वर्षों में वे बहुत बड़े क्षेत्रों में बेरहमी से मार्च करते थे, क्रूर बल का इस्तेमाल करते थे, जबकि दयालुता या कूटनीति से अधिक कुछ हासिल किया जा सकता था। लेकिन अब वे बुरे हालात में थे, इतने बुरे कि उन्होंने साल में मुश्किल से 2 बार अपना असली रूप दिखाया, और तब भी जब वे एक अलग थलग गांव में आए, जो संख्या में कमजोर और साहस में कमजोर था। कोवुडू इन लोगों जैसा नहीं था, और यद्यपि उसका गांव उत्तर में अधिक आबादी वाले जिले से एक तरह से दूर था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी थी कि उसने गांवों के पतले धागे पर एक स्वीकृत आधिपत्य बनाए रखा, जो उसे उत्तर में जंगली प्रभुओं से जोड़ता था। उससे दुश्मनी करना स्वीडिश लोगों के लिए बर्बादी का कारण बनता। इसका मतलब ये होता कि वे उत्तरी मार्ग से कभी सभ्यता तक नहीं पहुंच पाते। पश्चिम में शेख का गांव सीधे उनके रास्ते में पड़ता था, जो उन्हें प्रभावी रूप से रोकता था। पूर्व में रास्ता उनके लिए अज्ञात था, और दक्षिण में कोई रास्ता नहीं था। इसलिए दोनों स्वीडिश लोग अपनी जुबान पर दोस्ताना शब्दों और अपने दिलों में गहरी चालाकी के साथ कोवुडू गांव पहुंचे। उनकी योजनाएं अच्छी तरह से बनाई गई थीं। श्वेत कैदी का कोई उल्लेख नहीं था। उन्होंने ये दिखावा करना चुना कि उन्हें पता ही नहीं था कि कोवुडू में एक श्वेत कैदी है। उन्होंने पुराने प्रमुख के साथ उपहारों का आदान प्रदान किया, उनके पूर्णाधिकारियों के साथ इस बात पर मोलतोल किया कि उन्हें जो कुछ दिया गया था उसके बदले उन्हें क्या मिलना चाहिए, जैसा कि प्रथागत और उचित है जब किसी के पास कोई गुप्त उद्देश्य न हो। अनुचित उदारता संदेह पैदा कर सकती थी। इसके बाद हुई बातचीत में उन्होंने उन गांवों की गपशप की जिनसे वे गुजरे थे और बदले में कोवुडू के पास मौजूद खबरें प्राप्त कीं। बातचीत लंबी और थकाऊ थी, जैसा कि ये स्थानीय समारोह हमेशा यूरोपीय लोगों के लिए होते हैं। कोवुडू ने अपने कैदी का कोई जिक्र नहीं किया, और गाइड और उपहारों की अपनी उदार पेशकश से ऐसा लग रहा था कि वह अपने मेहमानों के शीघ्र प्रस्थान के बारे में खुद को आश्वस्त करना चाहता था। यह मालबेहन ही था जिसने, काफी सहजता से, उनकी बातचीत के अंत में, इस तथ्य का उल्लेख किया कि शेख मर चुका है। कोवुडू ने दिलचस्पी और आश्चर्य व्यक्त किया। तुम्हें यह नहीं पता था?
मालविहन ने पूछा, यह अजीब है। ये पिछले महीने की बात है। वो अपने घोड़े से गिर गया जब जानवर एक छेद में चला गया। घोड़ा उसके ऊपर गिर गया। जब उसके आदमी ऊपर आए तो शेख पूरी तरह से मर चुका था। कोबुडू ने अपना सिर खुजलाया। वह बहुत निराश था। नहीं, शेख का मतलब गोरी लड़की के लिए फिरौती नहीं था। अब वह बेकार थी जब तक कि वो उसे दावत या साथी के लिए इस्तेमाल न कर ले। बाद के विचार ने उसे उत्तेजित कर दिया। उसने अपने सामने धूल में रेंगते हुए एक छोटे से भरिंग पर थूका। उसने मालविहन को मूल्यांकनात्मक दृष्टि से देखा। ये गोरे लोग अजीब थे। वे बिना महिलाओं के अपने गांवों से बहुत दूर यात्रा करते थे। फिर भी वह जानता था कि वे महिलाओं की परवाह करते हैं, लेकिन वे उनकी कितनी परवाह करते थे, यही वह सवाल था जिसने कोबुडू को परेशान कर दिया। मुझे पता है कि वहाँ एक गोरी लड़की है, उसने अप्रत्याशित रूप से कहा। अगर तुम उसे खरीदना चाहो तो वह सस्ते में मिल सकती है। मालविहन ने कंधे उचका दिए। हमारे पास पहले से ही बहुत सारी परेशानियां हैं, कोबुडू, उसने कहा, एक बूढ़ी लकड़बग्घे के साथ खुद को बोझिल किए बिना और एक के लिए भुगतान करने के लिए। मालविहन ने उपहास में अपनी उंगलियां चटकाईं। वह जवान है, कोबुडू ने कहा, और अच्छी दिखती है। स्वीडन के लोग हंस पड़े। जंगल में कोई भी अच्छी दिखने वाली गोरी महिला नहीं है, कोबुडू, जेनसेन ने कहा। पुराने दोस्तों का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोबुडू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आओ, उसने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो वही है जो मैं कहता हूँ। मालविहन और जेनसेन उसके पीछे पीछे उठे और जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी आंखें एक दूसरे से मिली और मालविहन ने धीरे से अपनी एक पलक नीचे करके आंख मारी। वे दोनों कोबुडू के पीछे पीछे उसकी झोपड़ी की ओर चले गए। धुंधले भीतरी भाग में उन्हें एक महिला की आकृति दिखाई दी जो एक सोती हुई चटाई पर बंधी हुई लेटी हुई थी। मालविहन ने एक नज़र डाली और मुंह फेर लिया। झोपड़ी से बाहर निकलते हुए उसने कहा, वह जरूर 1000 साल पुरानी होगी, कोबुडू। वह जवान है, जंगली चिल्लाया। यहाँ अंधेरा है, तुम देख नहीं सकते। रुको, मैं उसे धूप में ले जाऊंगा। और उसने लड़की पर नजर रखने वाले 2 योद्धाओं को आदेश दिया कि वे उसके टखनों से बंधन काटें और उसे निरीक्षण के लिए आगे ले जाएं। मालविहन और जेनसेन ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, हालांकि दोनों ही लड़की को देखने के लिए नहीं बल्कि उसे अपने कब्जे में लेने के लिए काफी उत्सुक थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका चेहरा मरमोसिट जैसा है या फिर पेटू कोबुडू जैसा। वे बस ये जानना चाहते थे कि वो वही लड़की है जिसे कई साल पहले शेख से चुराया गया था। उन्हें लगा कि अगर वह वाकई वही लड़की है तो वे उसे पहचान लेंगे, लेकिन फिर भी कोबुडू द्वारा शेख को भेजी गई उस लड़की की गवाही ऐसी थी कि उन्हें यकीन हो गया कि वह लड़की वही है जिसे उन्होंने पहले भी अपहरण करने की कोशिश की थी। जब मीरीम को झोपड़ी के अंदर के अंधेरे से बाहर लाया गया तो दोनों व्यक्ति पूरी तरह से उदासीन भाव से उसकी ओर देखने लगे। मालविहन ने बड़ी मुश्किल से अपने आश्चर्य को दबाया। लड़की की खूबसूरती ने उसकी सांस रोक दी, लेकिन तुरंत ही उसने अपना संतुलन संभाला और कोबुडू की ओर मुड़ा। ठीक है, उसने बूढ़े सरदार से पूछा, क्या वह जवान और सुंदर नहीं है? कोबुडू ने पूछा। वह बूढ़ी नहीं है, मालविहन ने जवाब दिया, लेकिन फिर भी वह बोझ होगी। हम उत्तर से पत्नियां ढूंढने नहीं आए हैं, वहां हमारे लिए पर्याप्त से अधिक हैं। मीरीम सीधे गोरे लोगों को देखती रही। उसे उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं थी, वे उसके लिए काले लोगों जितने ही दुश्मन थे। वो उन सभी से नफरत करती थी और उनसे डरती थी। मालविहन ने उससे अरबी में बात की। हम दोस्त हैं, उसने कहा। क्या तुम चाहोगे कि हम तुम्हें यहाँ से ले जाएं? धीरे धीरे और धुंधले ढंग से, मानो बहुत दूर से ही उसे उस परिचित भाषा की याद आ गई। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, उसने कहा, और कोराक के पास वापस जाना चाहती हूँ। क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे? मालविहन ने आग्रह किया। नहीं, मीरीम ने कहा। मालविहन कोबुडू की ओर मुड़ा और बोला, वह हमारे साथ नहीं जाना चाहती। तुम लोग मर्द हो, अश्वेत ने जवाब दिया। क्या तुम उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते? इससे हमारी परेशानियां और बढ़ेंगी, स्वीडिश ने जवाब दिया। नहीं,
कोवुडू, हम उसे नहीं चाहते, हालांकि अगर तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो हम तुम्हारे प्रति अपनी दोस्ती के कारण उसे ले जाएंगे। अब कोवुडू को पता चल गया था कि उसने कुछ बेच दिया है। वे उसे चाहते थे, इसलिए उसने मोल तोल करना शुरू किया और अंत में मेरिम का व्यक्तित्व काले सरदार के कब्जे से 2 स्वीडिश लोगों के कब्जे में चला गया, जिसके बदले में 6 गज अमेरिकी, 3 खाली पीतल के कारतूस के गोले और न्यू जर्सी से एक चमकदार नया जैक चाकू मिला। और मेरिम को छोड़कर सभी इस सौदे से बहुत खुश थे। कोवुडू ने सिर्फ एक शर्त रखी और वह ये कि यूरोपीय लोग उसके गांव से चले जाएं और अगली सुबह जल्दी ही लड़की को अपने साथ ले जाएं। बिक्री पूरी होने के बाद उसने अपनी मांग के कारणों को बताने में संकोच नहीं किया। उसने उन्हें लड़की के बर्बर साथी द्वारा उसे बचाने के लिए किए गए कठोर प्रयास के बारे में बताया और सुझाव दिया कि जितनी जल्दी वे उसे देश से बाहर निकालेंगे उतनी ही संभावना है कि वे उसे अपने कब्जे में रख पाएंगे। मेरिम को फिर से बांध दिया गया और सुरक्षा में रखा गया, लेकिन इस बार स्वीडिश के तंबू में। मालबेहन ने उससे बात की, उसे अपने साथ जाने के लिए मनाने की कोशिश की। उसने उससे कहा कि वे उसे उसके अपने गांव वापस भेज देंगे, लेकिन जब उसे पता चला कि वो पुराने शेख के पास वापस जाने के बजाय मरना पसंद करेगी, तो उसने उसे आश्वासन दिया कि वे उसे वहां नहीं ले जाएंगे, और न ही, वास्तव में, उनका ऐसा करने का कोई इरादा था। जब वो लड़की से बात कर रहा था, तो स्वीडिश ने उसके चेहरे और आकृति की सुंदर रेखाओं को निहारा। जब से उसने उसे शेख के गांव में देखा था, तब से वह लंबी, सीधी और पतली हो गई थी। वर्षों से वह उसके लिए एक शानदार इनाम का प्रतिनिधित्व करती थी। उसके विचारों में वह केवल उन सुखों और विलासिताओं का प्रतीक थी जिन्हें कई फ्रैंक खरीद सकते थे। अब जब वह जीवन और सुंदरता से भरी हुई उसके सामने खड़ी थी, तो उसने अन्य मोहक और आकर्षक संभावनाओं का सुझाव दिया। वो उसके करीब आया और उस पर अपना हाथ रख दिया। लड़की उससे दूर हो गई। उसने उसे पकड़ लिया और जब वह उसे चूमने की कोशिश कर रहा था, तो उसने उसके मुंह पर जोरदार प्रहार किया। फिर जेनसेन तंबू में दाखिल हुआ। मालबेहन, वह लगभग चिल्लाया, तुम मूर्ख हो। स्वेन मालबेहन ने लड़की पर से अपनी पकड़ छोड़ी और अपने साथी की ओर मुड़ा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जेनसेन ने गुर्राते हुए कहा, क्या तुम इनाम पाने का हर मौका छोड़ दोगे? अगर हम उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हम न केवल जुर्माना नहीं वसूल पाएंगे, बल्कि वे हमें हमारी मेहनत के लिए जेल भी भेज देंगे। मुझे लगा कि तुम में ज्यादा समझ है, मालबेहन। मैं कोई लकड़ी का आदमी नहीं हूँ, मालबेहन ने गुर्राते हुए कहा। बेहतर होगा कि आप यहीं रहें, जेनसेन ने कहा, कम से कम तब तक जब तक हम उसे सुरक्षित रूप से हमारे पास नहीं पहुंचा देते और जो कुछ हमारे पास आएगा उसे इकट्ठा नहीं कर लेते। ओह नरक, मालबेहन चिल्लाया। क्या फायदा? वे उसे वापस पाकर बहुत खुश होंगे, और जब तक हम उसे लेकर वहां पहुंचेंगे, तब तक वह अपना मुंह बंद रखने में बहुत खुश होगी। क्यों नहीं? क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता, जेनसेन ने गुर्राते हुए कहा। मैंने हमेशा तुम्हें चीजों पर हुक्म चलाने दिया है, स्वेन, लेकिन यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ मैं जो कहता हूँ उसे मानना ही होगा क्योंकि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, और हम दोनों ये जानते हैं। तुम अचानक से बहुत नेक बन गए हो, मालबेहन ने गुर्राते हुए कहा। शायद तुम सोचते हो कि मैं सराय के मालिक की बेटी, छोटी सेलेला और उस नीग्रो के बारे में भूल गया हूँ। चुप रहो, जेनसेन ने झट से कहा। यह कोई नैतिकता का मामला नहीं है और तुम भी इस बात को अच्छी तरह जानते हो, जितना मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन हे भगवान, मेरी मदद करो, स्वेन, तुम इस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे, अगर मुझे इसे रोकने के लिए तुम्हें मारना पड़े। मैंने पिछले 9 या 10 सालों में 40 बार कष्ट सहे हैं, गुलामी की है और लगभग मारा भी गया हूँ, ताकि जो कुछ किस्मत ने हमारे पैरों पर फेंका है उसे पूरा कर सकूं, और अब मैं सफलता के फल से वंचित नहीं रहूंगा, क्योंकि तुम एक इंसान से ज्यादा एक जानवर हो। मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देता हूँ, स्वेन, और उसने अपनी कमर पर रखी रिवॉल्वर को थपथपाया। मालबेहन ने अपने दोस्त को एक भद्दी नज़र से देखा, अपने कंधे उचकाए और टेंट से बाहर निकल गया। जेनसेन मेरिम की ओर मुड़ा।
अगर वह तुम्हें फिर से परेशान करे तो मुझे फ़ोन करना, उसने कहा। मैं हमेशा पास ही रहूंगा। लड़की को अपने दोनों मालिकों के बीच हुई बातचीत समझ में नहीं आई थी, क्योंकि वह स्वीडिश भाषा में थी, लेकिन जेनसेन ने अभी अभी उससे अरबी में जो कहा था वो उसे समझ में आ गया और उससे उसे इस बात का पूरा अंदाजा हो गया कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी। उनके चेहरों के भाव, उनके हाव भाव और मालबेहन के टेंट से बाहर जाने से पहले जेनसेन द्वारा अपनी रिवॉल्वर की आखिरी टैपिंग, ये सब उनके झगड़े की गंभीरता को बयां कर रहे थे। अब वह जेनसेन की ओर दोस्ती की उम्मीद कर रही थी और अपनी युवावस्था की मासूमियत के साथ उसने खुद को उसकी दया पर छोड़ दिया, उससे विनती की कि वह उसे मुक्त कर दे ताकि वह कोरक और अपने जंगल के जीवन में वापस लौट सके। लेकिन उसे एक और निराशा हाथ लगी, क्योंकि उस आदमी ने उस पर केवल हंसी उड़ाई और उससे कहा कि अगर वह भागने की कोशिश करेगी तो उसे उसी चीज से सजा मिलेगी जिससे उसने अभी अभी उसे बचाया था। वह सारी रात कोराक के संकेत की प्रतीक्षा में लेटी रही। जंगल में जीवन अंधकार में बहता रहा। उसके संवेदनशील कानों को ऐसी आवाजें सुनाई दी जो शिविर में मौजूद अन्य लोग नहीं सुन सकते थे, ऐसी आवाजें जिन्हें वह ऐसे समझती थी जैसे हम किसी मित्र की बात समझ सकते हैं। लेकिन एक बार भी ऐसा कोई स्वर नहीं आया जिससे कोराक की उपस्थिति का पता चले। लेकिन वह जानती थी कि वह आएगा। मृत्यु के अलावा कोई भी चीज उसके कोराक को उसके पास लौटने से नहीं रोक सकती थी। लेकिन उसे देरी क्यों हुई? जब सुबह फिर से हुई और रात ने कोराक को कोई राहत नहीं दी, तो मेरिन का विश्वास और निष्ठा अभी भी अडिग थी, हालांकि उसे अपनी दोस्त की सुरक्षा के बारे में संदेह होने लगा था। यह अविश्वसनीय लग रहा था कि उसके अद्भुत कोराक के साथ कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है जो हर दिन जंगल के सभी भयावह स्थानों से बिना किसी नुकसान के गुजरता था। फिर भी सुबह हुई, सुबह का खाना खाया गया, शिविर टूट गया और स्वीडिश लोगों की बदनाम सफारी उत्तर की ओर बढ़ गई, लेकिन अभी भी उस बचाव का कोई संकेत नहीं था जिसकी लड़की को पल भर में उम्मीद थी। उस पूरे दिन वे चलते रहे, और फिर अगले दिन, और फिर अगले दिन, और नहीं कोराक ने अपने आप को उस धैर्यवान छोटी वेटर के सामने दिखाया, जो अपने कठोर अपहरणकर्ताओं के बगल में चुपचाप और शालीनता से चल रही थी। मालबेहन का चेहरा गुस्से से लाल और तीखा था। उसने जेनसेन के दोस्ताना व्यवहार का संक्षिप्त शब्दों में जवाब दिया। मेरीन से उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन कई मौकों पर उसने पाया कि वह आधी बंद पलकों के नीचे से उसे घूर रहा था, लालच से। ये देखकर उसके अंदर सिहरन दौड़ गई। उसने गीका को अपने सीने से लगा लिया और उस चाकू पर दोगुना पछतावा हुआ जो कोवुडू द्वारा पकड़े जाने पर उससे छीन लिया गया था। चौथे दिन मेरिन ने उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी थी। कोराक के साथ कुछ हुआ था। वह जानती थी, अब वो कभी नहीं आएगा और ये लोग उसे बहुत दूर ले जाएंगे। कुछ ही देर में वे उसे मार डालेंगे। वह अपने कोराक को फिर कभी नहीं देख पाएगी। इस दिन स्वीडिश सैनिकों ने आराम किया, क्योंकि वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनके सैनिक थक चुके थे। मालबेहन और जेनसेन अलग अलग दिशाओं में शिकार करने के लिए शिविर से चले गए थे। वे लगभग 1 घंटे चले गए थे जब मेरिन के तंबू का दरवाज़ा खोला गया और मालबेहन अंदर आया। उसके चेहरे पर एक जानवर जैसी नज़र थी।